अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, बदल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। एक बड़ा अहम फैसला लाहौर की एहतसाब अदालत से आया और बड़ा तफसीली फैसला जारी किया गया एहतसाब अदालत की जानिब से, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जो कि प्लॉट अलॉटमेंट केस में उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, उन्हें उससे बरी कर दिया गया है। और इश्तिहारी करार जो दिया गया था उसको भी गैर कानूनी करार दे दिया गया, कहा गया है कि वो कानून के मुताबिक नहीं। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए उनके सितारे लगता है कि उरूज पर हैं और शायद उनके लिए अब कुछ आगे फ्यूचर में पॉलिटिकल आसानियाँ देखी जा रही हैं। क्या इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ वाकई में अगर पाकिस्तान आते हैं तो इस पॉलिटिकल स्नैरियो में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है कोई स्टेबिलिटी आएगी, कहीं ठहराव पैदा होगा? नून लीग जिसकी साख शायद हुकूमत में आने के बाद मुतवातर एक मुश्किलात का शिकार है, चूँकि कर्ज, महंगाई, ये सारी चीज़ें एक जानिब, और यकीनी तौर पर पीडीएम की तमाम जमातों में इस वक्त नून लीग ही अगर हम देखें तो सॉफ्ट टारगेट दिखाई दे रही, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म नून लीग के और लोगों की तनकीद का निशाना भी वही है जो आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ओन चौधरी साहब जिनका ताल्लुक इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने पार्टी यानी अपनी साबिका पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए एक पटिशन दायर कर दी और उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में की है। कहाँ जा रहे हैं ये मामलात और कहाँ तक जाएंगे ये मामलात, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज बात करनी है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी तरफ एक कौमी असम्बली का इजलास है और उस इजलास में यकीनी तौर पर आज स्वीडन के हवाले से जो बेहुरमती हुई उसकी मजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अगला दिन यानी कल का दिन उसके हवाले से तक़द्दुस कुरान का दिन मनाया जाएगा। यौम तक़द्दुस कुरान है और यौम अज़मत कुरान है, तो पूरा पाकिस्तान मिलकर कुरान की तक़द्दुस का दिन यकीनी तौर पर कल मनाने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करूँगा। सेनेटर बहरम तंगी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार हैं। थैंक यू सो मच सर दोनों हजरात का। बहरम साहब, फैसला आया, बड़ा तफसीली फैसला आ गया, मियाँ नवाज शरीफ अब इस प्लॉट अलॉटमेंट केस से भी बरी हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। आपने हामिद खान साहब का भी बयान सुन लिया होगा कि नाअहल करने से जो अदालती फ़ैसला था उससे पहले ही नाअहल करने का फ़ैसला किया जा चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालतों के फैसलों पे आप बेशक बात भी कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अदालतों से बरी होना या उसकी ज़मानत होना, मैं समझता हूँ, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अदालतों के फैसलों पे को मानती भी है और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अदालतों के फैसलों से मैसेज जाना चाहिए जनरल मासेस को और कम्युनिटी को, इदारों को, कि ये जो फैसले हम करते हैं मेरिट पे करते हैं और मेरिट पे फैसलों से अदालतों के वक़ार में भी इजाफा होता है और उनकी इज्जत में भी इजाफा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अदालत ने आज रिलीफ दी है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो अदालत समझते हैं कि मियाँ साहब को रिलीफ देना चाहिए था और उनको रिलीफ दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि इन पे कोई क्रिटिसिज्म या कोई बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर की और एज ए पार्लियामेंटेरियन की कि हमारी अदालतों के जो फैसले हैं उस पे हर एक आदमी की का हक है कि उस पे अपनी राय का इज़हार करे, लेकिन आला अदालतों के एहतराम जो है वो हम सब पे फर्ज है कि हम अदालतों का एहतराम करें और अदालतों के फैसले पे मुझे चाहिए कि मैं अपनी राय का इज़हार जरूर करूं, लेकिन इदारों पर क्रिटिसिज्म करना और इदारों को बदनाम करना, ये मैं समझता हूं कि इसको नहीं होना चाहिए। ये आपने अच्छी बात कही। हम इस वक्त अगर डिस्कस करें गजनफर साहब, तो इस बात की डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फैसला आया उससे पहले जो केस बनाया गया, ज़ाहिर है अदालत ने तो फैसला दिया, केस किसी और ने बनाया। जिस तरह का ये केस है, जिस किस्म का आप समझते हैं कि कमज़ोर केस था, गलत तरीके से इसको हैंडलिंग की गई, और जिस तरह से अदालत ने भी वाज़े तौर पर कह दिया कि कानून के मुताबिक इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता, और रिकॉर्ड से पता चलता है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात में अदालतों के फैसले मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में मेरा ख्याल में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आते हैं। अभी आपने देखा कि इस हुकूमत ने आके सबसे पहले नैब का कानून ख़त्म किया, चलिए जी ख़त्म कर दिया।
उस नैब के कानून में एक तब्दीली रातों रात की गई, उसका एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया। सदर साहब इधर नहीं थे, कायम मुकाम सदर थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। क्यों किया, रात को उसको ऑर्डिनेंस को क्यों किया गया, क्या जरूरत थी, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड थी। तो दुख की बात यह कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सियासत को मद्देनजर रख के की जाती हैं, और अब एक सियासत के अलावा एक और एलिमेंट भी शामिल हो गया है बैकग्राउंड में, जिसको मद्देनजर रख के की जा रही हैं चीजें। अब जैसे आज तक कहा जाता है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फैसला था और जिस तरह उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, वो जुडिशियल मर्डर था, वो रियलिटी पे बेस नहीं था। पाकिस्तान में किसी को इस किस्म के जुर्म में जो उनके ऊपर मशवरे का जो कानून लगाया गया था उसमें किसी को फांसी नहीं हुई है। तो वो फांसी क्यों हुई, उस वक्त हालात क्या थे, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उनका बिहेवियर क्या था। तो दुख की बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में अदालतें, जैसे आप एहतसाब अदालत की बात कर रहे हैं और उन्होंने फैसला दिया है, तो एक बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, कि दुबई में मीटिंग हुई, आसिफ जरदारी थे, नवाज शरीफ थे। तो ये जो ओल्ड पुराने किरदारों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और जिसके अब तमाम कंटूर सामने आ गए हैं, और हर चीज़ जो है वो हर एक को पाकिस्तान के अंदर पता है कि आने वाले दिनों में अगर देखिए ना, अगर तो अदालतों के फैसलों का एहतराम करना ज़रूरी है और अगर अदालतों के फैसलों का एहतराम होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे सेनेटर साहब ने कहा कि आप अदालतों के फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अदालतों के वक़ार को आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर अदारे का अपना एक वक़ार है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनका अपना एक इज्जत और एक वक़ार है। लेकिन हुआ क्या पाकिस्तान में, इसी पाकिस्तान में आज की तारीख में अदालत ने फैसला दिया था इससे कुछ अरसे पहले कि जी आप इलेक्शन करवाएं। ये तारीख है 14 की, तो क्या इलेक्शन हो गए? अदालत में अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड 90 डेज। 90 डेज में उन्होंने इलेक्शन कराने और घर जाना है। तो बात यह है कि भाईजान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब वो राइटिंग ऑन दी वॉल नहीं होती, वो राइटिंग ऑन दी वॉल के तौर पे नज़र आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, वो वापस आएगा, और चूँकि ये गवर्नमेंट है और PMLN की गवर्नमेंट है और PDM की गवर्नमेंट है, और उन्होंने जिस तरह ये गवर्नमेंट पाकिस्तान पे इम्पोज की गई उसका भी बैकग्राउंड आपको पता है। अब हम उसकी डिटेल में क्या जाएं। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बाहर रह के लिख दिया। एक सईद आफरीदी साहब हैं, सिक्योरिटी एंड अपना एनालिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने पूरे का पूरा अपने आर्टिकल में वो बयान कर दिया कि इस हुकूमत को किस तरह इम्पोज किया गया। तो अब वो क्या करेंगे, वो यही होगा ना जो कुछ हो रहा है कि जी आप कहेंगे जी इज्जत से बरी हो गए। क्या ये बात हकीकत नहीं है? क्या आपको नहीं मामला ये है, आपकी बात सही है कि चले ये सब कुछ हो रहा है, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, एक दूसरे को मुख्तलिफ केसेस में मामलात में फंसाते रहे हैं। ये होता रहा है आज से पहले भी। ऐसा अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं याद कि ऐसा कब नहीं हुआ। कुछ कहना चाह रहे हैं बैरमन साहब? नहीं, आप चूंकि आज का सवाल कर रहे हैं तो मैं आज का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। माजी की तारीख पे बात करेंगे तो फिर माजी की तारीख में तो फिर बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी ना। आपने चूंकि आज की रियलिटी में एक सवाल किया है, जी जी बिल्कुल, तो मैं आज की रियलिटी में उसका जवाब दे रहा हूँ। माजी में बिल्कुल होता रहा है, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासत को बेस बना के बहुत सारी चीजों को मनूवर किया जाता है जाती मफाद के लिए, जाती फायदे के लिए या पार्टी के फायदे के लिए। वो पार्टी का भी फायदा नहीं होता, वो एक जात का फायदा होता है, एक शख्स का फायदा होता है। चलिए सर, मैं एक चीज आपसे जरा एक और चीज भी पूछूंगा। क्या ये नहीं था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके एक दिन बाद उनके ऊपर एक 1600 अरब की चार्जशीट लगने जा रही थी, फिर वो नहीं लगी। तो भाई बात ये है कि हम इस पे फैसले पे इसको अपना तालियां बजाएं, जो कि फैसला हो गया है और फैसले के बैकग्राउंड बहुत सारे और हैं, उनकी बेसिस पे ये फैसला हो गया है कि जी उनको इश्तारी भी नहीं देना, तो उनको ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। अब हम यहाँ रह के सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रहम होने की दुआई कर सकते कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन आमीन। और कुछ ऐसे लोग ले आए जो कमिटेड हों, जो अवाम का ख्याल रखना चाहते हों, जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन ना की हो,
लेकिन क्या होगा, अदालत का फैसला आ गया तो अब आगे चीजें उसी तरह चलेंगी जी जिस तरह कुछ हिसाब बहरमन अदालत का साहब कुछ फैसला। कहना चाह रहे हैं। जी बहरमन साहब। देखिए, बिल्कुल पर्सनालिटीज़ के लिए भी कुछ बातें हो चुकी हैं और केसेस, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं अपने लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 1989 में गुलाम इसाक खान सेनेटर से पुरअमान और मियां नवाज शरीफ साहब ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बनाए थे। तो सर यही तो मैं भी और कह रहा हूँ कि आपस में बनाते मैं रहे मैं हैं। नहीं नहीं मैं कुछ और कहना चाहता हूं, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उसमें 12 साल जेल में रहे, मुशर्रफ की हुकूमत में और मियां साहब की हुकूमत में 20 साल के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसने अपनी हुकूमतों में अपने आप को रिलीफ नहीं दिया है, ये रिकॉर्ड पे है। दूसरी बात यह है कि ये भी रिकॉर्ड पे है कि गुलाम इसाक खान मरहूम ने जब मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बनाए, फिर केयर टेकर वजीर का ओथ भी उसने लिया था उनसे। अच्छा एक और मिनट सेनेटर बैरमन साहब सिर्फ एक चीज इसमें आप ऐड भी कर दीजिएगा, आप अपना जवाब भी पूरा दें इसमें ऐड। आप ये फरमा रहे हैं कि अभी तक कोई रिलीफ खुद को नहीं दिया। ये जो अभी एहतसाब की तरमीम हुई है, एहतसाब कवानीन की, इसके अंदर क्यों फिर 14 तारीख से 14 दिन या 15 दिन से बढ़ा के दोबारा 30 दिन कर दिया गया है, और जिस पर इल्ज़ाम लगेगा वो खुद साबित करेगा? ये क्यों हो रहा है, ये तरमीम क्यों की है? नहीं, देखिए बात ये नहीं, इस वक्त मैं वो बात कर रहा हूं जब आप पे केसेस हो और आप अपने आप को रिलीफ देना चाहते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जब 2008 में हुकूमत आई तो तमाम मुल्क की तमाम जमातों को, लीडरशिप को बिठा के कहा कि आइए हम सब मिलके नैब में तरमीम कर ले, कानून साजी कर ले, ताकि नैब और लोगों की पगड़ियां ना उछाले, नैब किसी को विक्टिमाइज न करे, नैब उन लोगों की इज्जत न उछाले जिन लोगों के ऊपर 10-10 साल केस बने और फिर वो बाइज्जत बरी हो जाए, वो बच्चों के सामने, वो वाइफ के सामने, वो मुआशरे के सामने सुरखरू नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आइए हम सब मिलकर कानून साजी करें। फिर 2013 से 18 तक फिर मेरे लीडर ने कहा कि आइए हम सब मिलकर नैब में कानून साजी करें, और इमरान की हुकूमत में फिर मेरे लीडर ने कहा था कि नैब और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमने तो हमेशा लेजिस्लेशन पे यकीन रखी है और हमने लेजिस्लेशन की बात की है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है कि हम अपने आप को नैब से रिलीफ दे दे। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि ऐसी कानून साजी हो कि किसी के ऊपर बेजा इल्जाम ना हो, उनके पे केसेस न बने, और नैब लोग अपने लिए वो टूल इस्तेमाल न करें कि अपने मुहालिफ को, अपनी सियासी मुहालिफ को बेजा बेइज्जत कर ले, ठीक हो गया उनको जेलों में बैरमन बंद करे। साहब। मैं आपसे यही सवाल एक ब्रेक के बाद करूंगा, ब्रिगेडियर साहब से भी करूंगा कि बेजा किसी की मुखालिफत में उसको केसों में ना फंसाया जाए, लेकिन जो नैब कवानीन में तरमीम हुई है उसमें एक मेजर बात है कि जिस पर इल्ज़ाम है वो खुद साबित करेगा कि भाई मुझ पर इल्ज़ाम गलत है। जिस पर इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी सतह पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कैसी तरमीम है? और गवर्नमेंट तो पीडीएम की है, पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी शामिल है। वापस आता हूँ ब्रेक से तो इस पर बात करता हूँ। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ज़रा ये समझने की कोशिश कर रहा था, जो नैब तरमीम हो रही हैं वो किस लिए फिर हो रही हैं? अगर किसी ने किसी को रिलीफ नहीं देना, किसी पर गैर ज़रूरी तौर पर केस नहीं डालना, किसी को पॉलिटिकल केसेस में नहीं फंसाना, जैसा कि अदालती फैसले के बाद अब ये लग भी रहा है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो लग रहा है उन केसेस के फैसलों से कि बनाया गया। ब्रिगेडियर साहब, जो नैब तरमीम हुई है उसमें मैंने 2 शिकों की बात कर रहा हूँ, उन 2 अहम पॉइंट्स की, जिसमें एक जिस पर इल्ज़ाम लगेगा उसे खुद ही बेगुनाह अपने आप को साबित करना है, दूसरा तहकीकात की सतह पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि नैब तरमीम जो है वो आसानी के लिए है? फिर ये आसानी के लिए, देखिए इस वक्त नैब तरमीम जो है वो अपनी आसानी के लिए नहीं है। इस वक्त नैब तरमीम जो है उनके पीछे कुछ और मकासद पोशीदा है, किसी को फंसाने के लिए। अगर आप मुझे बताएं ना, इतनी सच्ची है हुकूमत और तमाम चीज़ें जो बेस करती है रियलिटी पे या ये शफाफ तरीका का, तो ये इतनी जल्दी क्या थी एक ऑर्डिनेंस पास कराने की जब प्रेसिडेंट वाज नॉट इन द कंट्री? क्या कोई आग लगी हुई थी? क्या कोई इमरजेंसी थी? क्या था? क्या कोई क्या प्रेसिडेंट आता वो पास कर देता, आप उसको आराम से करा देते। उससे पहले आपने देखा है बरात का तरमीमी बिल उन साहब के लिए आया था जो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट थी, जिन्होंने तरमीम
जल्दी में भेज दिए। तो इसमें बाज दफा मकसद जो होता है वो अपने आप को रिलीफ देना नहीं होता, बाज दफा पॉलिटिकल हुकूमत का मकसद किसी और को फंसाना होता है। ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। जैसे आपने कहा कि ये पुरानी हुकूमतों के दरमियान भी सियासी तौर पे ये एलिमेंट इस्तेमाल किया गया, तो वाकई किया गया था, ठीक है ना। अब जब बेनज़ीर साहब के बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ क्या क्या बयान दिए थे, क्या जमाइमा के खिलाफ यहाँ अपना उसका केस नहीं बना दिया गया था टाइलों का। तो बात ये है कि मैं बड़े अफसोस है मुझे और कि यहाँ पे कोई चीज किसी चीज की बेसिस सच्चाई नहीं होती है, रियलिटी नहीं होती है, प्रिंसिपल नहीं होता है, असूल नहीं है, कोई असूल की बात नहीं है। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक मुसलसल प्रोसेस है पाकिस्तान में, और शायद वो पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट में भी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे तो आप माजी से चलें, जो पाकिस्तान के पहले 7 वज़राए कराम रहे हैं, आपको याद होगा कि तारीख में जाएंगे तो जिसने पाकिस्तान को, सर फिरोज खान नून थे जिन्होंने पाकिस्तान को गवादर का तोहफा दिया था, अगर आपको याद हो, आपकी याददाश्त में होगा। सर राना, उसमें जो राना लियाकत थी उनका भी बड़ा रोल था ना। जी, फिरोज खान नून साहब ने, और वो उसी उनको उनके जमाने में हुआ। उनकी मिसेज जो थी वो फॉरनर थी। तो क्या हुआ था, 4 दिन बाद उनको हटा के जो मार्शल लगा दिया गया था। सिकंदर ने जब उनको सिकंदर मिर्जा ने उनको खत लिखा कि जी मुझे और बड़ा अफसोस है कि आपके दौर में मैं मेरे खत में ऊपर। तो बात यह है कि ये तो एक तारीख तो चली आ रही है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ कि विक्टिमाइजेशन का जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जरूरत नहीं है कि कानून आप अपने आप को फैसिलिटेट, अपने आप को फायदा दे, बात दूसरों को फंसाने के लिए भी आप कानून बनाते हैं। और यही पाकिस्तान में, ये आपकी बात सही है, लेकिन इससे पहले चले कुछ बैरमन साहब कुछ कहें, फिर मैं उनसे सवाल कर लूंगा। जी बैरमन साहब। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात आपने की कि पिछली हुकूमतों में ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं 2008 से एक चीज बैरमन साहब, पिछली हुकूमतों में तो चले जो हो रहा है उस पर बात, मैं पिछली हुकूमतों नहीं, हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तरमीम तो उसमें भी हुई, 90 रोज से 14 पर लेकर आए, और उसका पहला विक्टिम भी वही बन गया जिन्होंने तरमीम करवाई। इस पार्टी की हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत थी, किसी भी बंदे पर ना कोई सियासी इंतकाम का केस बना था, ना किसी को जेल में बंद किया था, और 2008 से 13 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती है। हम मजबूत जमातों पे यकीन रखती है, हम लीडरशिप पे यकीन रखते हैं। और हम बैरमन साहब, एक छोटी सी अर्ज है, एक छोटी सी सिर्फ अर्ज है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, आप बतौर स्टूडेंट जानना चाह रहा हूँ पॉलिटिक्स का, कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं कि आप इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तार कर लें और जिस पर इल्ज़ाम है वो खुद साबित करे कि मुझ पर इल्ज़ाम गलत, आप नहीं समझते कि ये थोड़ा गैर इंसानी काम है? और आप लोगों की हुकूमत है, आप तो सिटिंग गवर्नमेंट में पीडीएम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस बात पे जोर दी है कि जब नैब किसी पर हाथ डालते हैं तो आपके पास इतना सबूत हो कि आप रिमांड मजीद डिमांड ना करें, कि आप अगर उसको अरेस्ट करते और फिर आप जज के सामने पेश करते, विद प्रूफ आप उसको पेश कर ले, ताकि वो मजीद आप 10 ले लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, आप 15 दिन लेते हैं। तो अगर आपने उस पर हाथ डाला है तो आपने क्यों हाथ डाला था? आप अगर हाथ डालते तो... अब इससे थोड़ा सा सर इस पर काफ़ी ज़्यादा बात होगी। एक चीज़ मैं आप 2 हज़रात से इस पर भी बात करना चाह रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ऑन चौधरी साहब ने एक पटिशन दायर कर दी है और साबिका हिस्सा है वो उसी जमात का जिसके खिलाफ उन्होंने पटिशन दायर की है। कैसे देख रहे हैं सर? मुश्किल है पीटीआई के लिए एक और? वैसे तो कई मुश्किलात हैं। हामिद खान साहब का वो बयान भी बड़ा मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब को पहले ही नाअहल करने का फैसला हो गया था अदालती फैसले से। बात यह कि मैं तो ऑन चौधरी जैसे लोगों पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि आप उसकी किसी सियासत के हिसाब से, आई डोंट कंसिडर हिम एप्रोप्रिएट उसकी चीज को जो टीवी petition got some worth. The petition got some बहुत सारे लोग हैं इस किस्म के, बहुत सारे लोग सड़कों पे मारे फिरते हैं। I don't think so. I will not like to comment on him because it's not worth. He is not a man worth commenting on. आपको पता है जब उसके भाई ने इलेक्शन लड़ा था तो लोगों ने उसको हल्के में नहीं घुसने दिया था। अच्छा गजनफर साहब, I'm not talking about a man, I'm talking about that petition. That got some वो कोई भी करे जी, वो उसके इस किस्म के लोगों की तरफ से जो चीज होगी वो फॉल्स होगी और वो पर्सनली मोटिवेटेड होगी या किसी के कहने पे की गई होगी, बस इतना कह सकता हूँ। अच्छा जी बैरमन साहब, सवाल मेरा आपसे भी यही है जो ब्रिगेडियर साहब से है,
ओन चौधरी साहब की एक पटिशन है, ओन चौधरी साहब को ज़रा इसमें से माइनस कर दें, उस पटिशन पे बात कर लेते हैं। पटिशन ये है कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, पटिशन ये है, और उसके कई सारे महरिकात हैं, कई सारी रीज़न्स हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो पाबंदी लगाई जाए। तो ये पटिशन वर्क करती है, मुश्किल है PTI के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि PTI के लिए मुश्किल से मुश्किल दिन आ रहे हैं, और अगर ओन चौधरी साहब ने पिटीशन दायर किए हैं तो उनके पास सबूत होंगे, और उसने सबूत की बुनियाद पे उसने पिटीशन दायर किए। तो मैं समझता हूं कि ये सवाल उनको पता होगा, इसलिए कि उसने किस बेस पे पिटीशन दायर किया। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में के लिए और उसकी टीम के लिए बहुत मुश्किल आ रहा है। पटिशन दायर करने के जो पॉइंट्स हैं वो तो वही हैं कि मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी की इस्तदा की गई है। ब्रिगेडियर साहब, क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर इस जमात का? पहले भी हमने देखा कि काफ लीग भी बनी थी, तो अब ये बन गई है, और बनती रहेंगी, जमातें तो बनती रहती हैं। मेरा ख्याल है अब तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं, इस मामले के बाद तो बहुत ही जमातें बन गई हैं। आप एक सियासत में, अगर आप सियासत तो आप पढ़ी होगी आपने, और आप उस पर सोच भी रखते हैं। क्या सियासत में पार्टियों को बैन करने से पार्टियां खत्म हो जाती हैं? नहीं होती। आपने ANP को भी बैन किया था ना सर, पीपल्स पार्टी भी हुई थी, पीपल्स पार्टी फिर एक नए नाम से आ गई, पीपल्स पार्टी को बैन किया। आप तो ये जो है ना, ये फ्रोवलस किस्म की चीजें जो पिटीशन दायर होती है ना, उसके बाद पीछे बंदा भी देखा जाता है कि उसका अपना कैरेक्टर क्या है। भी सियासी किरदार। बहुत अच्छी बात कही आपने। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहराम तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। यहाँ पे लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो हालिया जो सूरत हाल, मौसमी सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। बारिशें, तबाहकारियाँ, एक बार फिर लाहौर पानी पानी क्यों हो रहा है बार बार ये? क्या हम सबक नहीं सीखते हैं कभी भी? अभी सैलाब की सूरत हाल आई, उससे क्या फ़ायदा उठाया हमने, क्या सबक सीखा हमने, क्या इंतजाम किए? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा बारिश की तबाहकारियों के असरात पर ज़रा बात करेंगे। 30 साल रिकॉर्ड टूटा है लाहौर में बारिशों का, लेकिन इसके साथ साथ बार बार वही सवाल जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि इंतजाम क्यों नहीं होते हैं तो किस लेवल पर होते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हनीफ कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या सूरत हाल है आज बारिश के हवाले से लाहौर भर में? लाहौर में गुज़श्ता दिन बड़ी शदीद बारिश हुई, आज भी बारिश हुई है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले की निस्बत बड़ी कम रही। आज वक्फे वक्फे से बारिश हुई, लेकिन एक और स्पेल आने का भी खदशा है, और महकमा मौसमी के हवाले से अलर्ट दे रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद बारिश हो सकती है और शदीद बारिश हो सकती है। तो इसलिए जो हम ये नहीं कहते कि कल की बारिश थी, अब उस तरह का कुछ स्पेल मजीद रिपीट नहीं होगा, अभी तक इसका इम्कान मौजूद है। हनीफ कमर साहब, चलें, बारिश का स्पेल उस तरह का रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन जो स्पेल इस वक्त मौजूद था, बारिश के हवाले से तो पहले से अलर्ट जारी हो जाते हैं, महकमा मौसमियात बता देता है, चीज़ें पता लग जाती हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, ये जो पानी खड़ा देख रहे हैं, जो लेस्को के फीडर स्ट्रिप करता देख रहे हैं, लोगों की परेशानियां हैं, उनके जो अमलाक हैं वो बह रहे हैं, मोटरसाइकिलें तक बह रही हैं पानी में। क्या सूरत हाल है सर? क्यों इस चीज़ के इंतजाम नहीं किए गए? अभी इतना बड़ा एक हमने आफत देखी सैलाब की सूरत हाल में, तो सैलाब से हमने क्या सीखा? अरसलान साहब, बदकिस्मती से ये जो मनाजर हम देख रहे हैं कल से, ये कोई पहली बार भी नहीं देख रहे, और बदकिस्मती मजीद ये है कि मुझे खदशा है हम इस तरह के मनाजर शायद ये आखिरी बार भी नहीं देख पा रहे, आइंदा भी ऐसे ही होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम ना तो किसी अलमिया से कुछ सीखते हैं, ना कोई और ही कोई चीज या कोई सानहा भी ऐसा नहीं बर्पा होता जो कि हमें अपनी जो पॉलिसी है, जो अपनी जो विजन है, जो अपना जो तर्ज अमल है, उसको चेंज करने पर मजबूर कर दे। ये जो बारिश कल हुई है, ये सडनली हुई, इसकी फोरकास्ट की गई थी, कई दिन पहले से अलर्ट जारी था और मुसलसल अलर्ट दिया जा रहा था महकमा मौसमियात की तरफ से कि शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। और ये जो रेनफॉल का जो सीजन है, ये कबल अज वक्त शुरू हो गया है। तो ऐसे में लाहौर समेत तमाम शहरों में जो मुतलका महकमे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ड्रेनेज के निज़ाम को अपडेट करें, उसको साफ सुथरा करें, जो नाले हैं उनकी सफाई कबल अज वक्त कर ली जाए, तो इस तरह के वाकयात शायद ना हों। अनफॉर्चुनेटली लाहौर में ये सब कुछ जानते हुए, समझते हुए
सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ना तो उन नालों की सफाई की गई, ना ही बारिश के लिए जो जिंदगी थी पानी को निकालने की, उसको उस तरह से अलर्ट रखा गया। ये कोई हो नहीं सकता। लाहौर बारिश का जो निशेबी इलाके आप कह सकते हैं, वहां पे अगर कबल अज वक्त इंतजाम हनीफ कमर साहब, बिजली की इस तरह सूरत के हाल, डिजास्टर नहीं होते जिस तरह हनीफ कमर साहब, एक तरफ तो चलें बारिशें हैं, बारिश से खड़ा होने वाला पानी है, वो एक अलग सैलाबी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हम दोबारा देख रहे हैं। ये बताएं बिजली की सूरत हाल, ये तो वैसी की वैसी है। कम से कम लेस्को को तो पता था क्या होने जा रहा है, तो अपने इंतजाम करते, कोई मुतबादिल तरीका कार इख्तियार करते, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स उठाए जाते। वही 120 फीडर से जायद फिर ट्रिप है, फिर लोग बेचारे लाइट के बगैर है। वैसे तो आम दिनों में भी लाइट नहीं है अब तो लेस्को को एक बहाना मिल गया है कि वो फीडर ट्रिप हो रहे हैं बारिश की वजह से, इसलिए बिजली जा रही है। लेकिन इससे पहले भी लोड शेडिंग की लाहौर में यही सूरत हाल थी, और चंद दिन पहले वफाकी वजीर जो है बिजली के, वो यहाँ लाहौर तशरीफ लाए थे, तो उनसे ये सवाल किया गया था लोड शेडिंग का कि लोड शेडिंग बड़ी हो रही है, बिजली बड़ी जा रही है और मौसम बड़ा शदीद है। तो उन्होंने कहा कि आप शुक्र अदा करें कि लोड शेडिंग हो रही है, अगर लोड शेडिंग ना हो रही होती तो आप बिल कैसे देते। तो इतनी लोड शेडिंग के बावजूद इतने बिल आ रहे हैं, तो अगर 24 घंटे बिजली दस्तयाब हो तो कौन बिल देगा। तो इसलिए अरसलान साहब, ये सारी चीजें सबके इल्म में हैं, ये कोई गलती में या कोई गलत फहमी में नहीं हो रही है। सारी चीजें लेस्को को भी पता है और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी पता है, लेकिन हमारा एक तर्ज अमल है जो कि उसी डगर पे ही चलना है। हमने बारिश होनी है, फोटो शूट होने हैं, वजीर आला ने और उसकी टीम ने। आप मुझे बताएं कि एक निगरान वजीर जो है, जी हाँ बूट पहन के आके बारिश के पानी में खड़ा हो जाता है, तो उससे बारिश को क्या फर्क सर? पड़ता है? वो तो पानी को वो क्या एक निगरान वजीर खेल से जो ताल्लुक है, क्रिकेटर भी हैं, वो अपनी गाड़ी से लोगों को बारिश के पानी उड़ाता हुआ जाता है, तो क्या बस एक माजरत कर लेंगे लोगों से ट्विटर पर? वो भी ये खेल है ना, उनके उनके नजदीक ये खेल है। एक अच्छी उनको एक एक्टिविटी मैसर आ गई है कि लाहौर की सड़कों पे पानी है और उनको अपनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियां दौड़ाने का वहां पे मौका मिल जाता है, और साथ खादमों की फौज जफर मौज होती है जो फोटो सेशन कर रहे होते हैं, और ये बूट भी, लॉन्ग बूट भी इनको फौरी तौर पर दस्तयाब हो जाते हैं। अच्छा हनीफ कमर साहब, नकासी आपके लिए क्या हो रहा है? पानी कैसे निकाल रहे हैं हनीफ कमर साहब? पानी निकल रहा है इलाकों से, जो नशेबी इलाके हैं वहाँ का क्या हाल है? और पानी निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा, या वेट कर रहे हैं कि बारिश खत्म हो जाए उसके बाद निकालेंगे? अब तो मजमूई तौर पर तो लाहौर की सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल है। जो नशेबी इलाके जहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, ये जो बड़े बड़े पॉइंट जो हाईलाइट होते हैं, मसलन ये हॉस्पिटल की जो वहां पे हादसा हो गया मुजंग हॉस्पिटल में, वहां को साथ वाले शेड की दीवार गिर गई, उससे 7-8 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जगह पे जो 7 अफराद हैं वो जाँ बहक हो गए। तो मीडिया कवरेज और हुकूमत की तवज्जो ही नहीं वाकयात को मिलती है। लेकिन जो मेरे जैसे गरीबों के घर हैं जहाँ पे पानी चला गया, जो जिनका सामान बर्बाद हो गया, जो मार्केटें हैं जहाँ पे करोड़ों लेकिन रुपए का उनकी सामान तरफ तवज्जो वो कमी पानी के दिखाई अंदर हो देती गया। है। काफ़ी सारे मामलात हम हमेशा देखते हैं कि जैसे सैलाबी सूरत हाल हुई, इसके बाद हम समझते थे कि काफ़ी कुछ सीख लिया गया होगा, इंतजाम कर दिए गए होंगे, मशीनरी अलर्ट होगी, इंतजामिया अलर्ट होगी। लेकिन लाहौर की सूरत हाल 30 साल रिकॉर्ड टूटा, सबको पता था बारिश होने वाली है, हुआ कुछ नहीं। अब निगरान गवर्नमेंट है, निगरान सेटअप के ऊपर क्या सवालात इकट्ठे किए जाए? उन्होंने ना तो वोट लेना है और ना ही पब्लिक में जाना है। वो जिस तरह से पब्लिक में जा रहे हैं उन पर पानी उड़ाते हुए, तो बेहतर है वो ना ही जाएँ। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, आपका भी, नाज़रीन आपका भी। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।